हेलो डियर स्टूडेंट, मैं स्वरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टेबल बायो साइंस में स्वागत तो हम कर रहे थे सन 2022 का पेपर सन 2023 वाला पेपर। तो अगर आप लोग को उसको देखना है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है नीट बायोलॉजी प्रीवियस ईयर पेपर की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने सन 2022 में 20 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो आज हम लोगों का 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को होप मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें और उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वीडियो देख लेते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। होप अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो स्टार्ट करना था 21 से। ओके, लैक ओपेरान मैंने अच्छे से उस दिन डिफाइन किया था बहुत डिटेल में जाके। तो आज का जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछा गया है। फॉर्म द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किया जाता है, इसका बेसिस क्या होता है ये पूछा गया है। जेनेटिक मैपिंग के बेसिस पे जो होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है आधारित होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कि दोनों के की ट्रांसलेशन के। तो ये जो होता है जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों पर ही जो होता है डिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 22 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्स सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। तो मैंने ये दोनों का डिटेल में डिफरेंसेस का पिक्चर ले लिया है गूगल से। तो सबसे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, और जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो होते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन जो होता है वो होता है एक्सीटू का एग्जाम्पल नहीं है कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वो एक्सीटू का जो होता है एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है नॉट, ओके, नॉट अ मेथड ऑफ एक्सीटू। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, बी जो है वो इसमें से क्या है, ये नहीं है मेथड किसका, एक्स सीटू कंजर्वेशन का। अगर एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है ये होता है ऑन साइट कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि मतलब ऑन साइट मतलब अब जिस जगह पे वो है वहीं पर उनका कंजर्वेशन कर, जैसे कि जैसे कोई किसी किसी जैसे फॉरेस्ट होता है वही उसी को नेशनल पार्क में क्या होता है दिखा दिया जाता है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, ये सारे होते हैं, दुधवा नेशनल पार्क हो गया। तो ये क्या होता है, जहां पर एनिमल जंगल है उसी जंगल को ही क्या बना दिया नेशनल पार्क, मतलब ऑन साइट क्या होता है कंजर्वेशन पार्क बना दिया। इसमें क्या होता है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन होता है एनिमल का इकोसिस्टम में, उनके ऑन इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में वो रह रहे हैं उसी इकोसिस्टम में उनका कंजर्वेशन होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, स्केयर्ड ग्रैप्स हो गए, ये सारे। अगर इक्सीटू कंजर्वेशन की बात करें कि इक्सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, कि इक्सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है जो इनका जो कंजर्वेशन होता है जैसे इन विट्रो टाइप में होता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन बना दिया, एक्वेरियम बना दिया गया, या क्रायो प्रिजर्वेटिव बना दिया गया, मतलब एक प्रोटेक्टिव एरिया के, मतलब एक अलग से प्रोटेक्टिव एरिया बनाना किसके लिए, एनिमल्स के लिए। जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जीन बैंकिंग हो गई, ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, मतलब अलग से एरिया। ये इसका क्या मतलब हो गया, ऑन साइट, ऑन साइट, इसका क्या होगा ऑफ साइट। ओके, साइट से अलग हटके, ऑन और ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी, एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस। मैंने कीमियो ऑस्मोसिस आपको माइटोकॉन्ड्रिया में प्रीवियस जो सन 2023 वाली पेपर था उसमें भी कीमियो ऑस्मोसिस के बारे में पूछा गया है। सन 2022 का जो पेपर है उसमें भी कीमियो ऑस्मोसिस के बारे में पूछा गया है। तो अगर कीमियो ऑस्मोसिस की हम बात करें कि कीमियो ऑस्मोसिस होता क्या है, तो कीमियो ऑस्मोसिस एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है मेम्ब्रेन से जो होता है, जो आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेम्ब्रे मतलब जो
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, ऐसे ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो कीमियोऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप होता है, एटीपी जो होती है उसका सिंथेटेज और एनर्जी जो होती है यूज होती है और पंप होती है ताकि क्रॉस कर सके जो मेम्ब्रेन है। ओके, और प्रोटॉन, और ये कहाँ से क्रॉस करते हैं, जो थैलेकॉइड्स होते हैं ल्यूमन्स को। ओके, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू प्रोटॉन विद इन थैलेकॉइड ल्यूमन, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। आपको इसका जो करेक्ट जो पहला ऑप्शन दिया ब्रेक अप प्रोटॉन ग्रेडियंट, ब्रेक अप, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ब्रेक अप, इसमें नॉट पूछा गया है ना, हाँ नॉट पूछा गया है, वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेक ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। मैंने बार बार मैं करेक्ट देख रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ। ब्रेक ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं प्रोटॉन का जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, और बाकी करेक्ट है। ब्रेक ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, स्टोमा, रिडक्शन ऑफ एडीपी का जो रिडक्शन हो जाता है किसमें, NADPH2 बनाता है, कहाँ पे, स्टोमा में, साइड ऑफ मेम्ब्रेन में। आप पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझेंगे। जैसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो जो आयंस होते हैं, ओके, वो कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, हायर कंसंट्रेशन देख सकते हैं, ये आपका हाई पीएच होता है यहाँ पे, और लो कंसंट्रेशन होता है ये, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाएगा, लो पीएच पे, और हायर हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन की तरफ, मतलब जो आयन ट्रेवल करते हैं वो हायर टू लोअर करते हैं, सॉरी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ करते हैं, लोअर टू हायर, बार बार मैं हायर बोल रही हूँ, लोअर टू हायर। और अगर इसमें जो NADP होता है वो किसमें क्या बनाता है, NADH बनाता है। ओके, ये NADP जो होता है NADH प्लस, ये NADH जो होता है ये फॉर्म करता है NADH प्लस हाइड्रोजन आयन अलग से रिलीज हो जाता है। ओके, तो ये कहाँ पे होता है, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस जो होते हैं, यहीं से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रेवल करते हैं। ओके, ये यहाँ से ट्रेवल करते हैं, और जो केमिकल्स और आयन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लोअर टू हायर, इसी को क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में ही क्रेब चक्र भी होता है। ओके, क्रेब साइकिल जो होती है इसी में मैट्रिक्स में ही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन each molecules of glucose is converted to two molecules of pyruvates। मतलब पूछ रहा है कितने एटीपी गेन होते हैं जो जब ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज क्या किसमें कन्वर्ट होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो अगर देखा जाए इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं, अगर ग्लूकोज देख सकते हैं, पहले ग्लूकोज में क्या फॉर्म, एटीपी के प्रेजेंट में क्या बनता है, NADP, तो यहाँ पे तो नहीं फॉर्म हो रहा है एटीपी, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी एटीपी ब्रेक हो रहा है एडीपी पे, यहाँ पे भी एनर्जी नहीं फॉर्म होगी। अगर NADP यहाँ पे भी कोई एनर्जी, तो यहाँ पे पहला दो बनता, जो एडीपी है, दो एडीपी कन्वर्ट होता है दो एटीपी में, और यहाँ पे जो पायरुविक एसिड, जब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड ब्रेक होता है, वो क्या बनाता है, 2 एटीपी, मतलब टोटल 4 एटीपी फॉर्म होते हैं इन टोटल पाथवे में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 एटीपी। ओके, ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होते हैं, टोटल 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गेन होते हैं। अगर नेट गेन की बात करें तो केवल 2 एटीपी भी होते हैं पूरा, अगर नेट गेन पूछा जाए तो केवल 2, क्योंकि यहाँ पे ये जब एटीपी में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस जाती है, यहाँ पर क्या होता है, एडीपी फॉर्म हो जाता है। ओके, एडीपी के थ्रू ये किसमें कन्वर्ट होता है, केवल 2 एटीपी फॉर्म करता है। ओके, यहाँ पे एनर्जी यूज हो जाती है इस पूरे प्रोसेस में, बचता क्या है, एडीपी। तो कितने एटीपी बनते हैं, अगर नेट गेन पूछा जाता, नेट गेन तो कितने, 2। लेकिन अगर पूछा जाए पूरा मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जब फॉर्म होते हैं, तो कितने एटीपी के बारे में पूछा जाए तो कितने बनते हैं, 4। व्हाट इज द नेट गेन एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल्स, जब ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज पूछा जाए तो 4, और जब टोटल, मतलब टोटल ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी आप गेन करते हैं तो केवल 2।
अगर जाइगोमॉर्फिक फ्लावरिंग की बात करें कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं और इनके बारे में अगर बात करें तो जाइगो मतलब होता है टू, मॉर्फ मतलब होता है डिवीजन मतलब जब दो तरीके से उनको कट किया जाए और दोनों क्या इक्वल हाल में डिवाइड हो, तो इन्हें क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक वैसे फ्लावर होते हैं जिनको कहीं से भी कट करेंगे वो इक्वल पार्ट्स में ही कट होगा। एसिमेट्रिक फ्लावर उन्हें कहते हैं जिसे कहीं से भी काटेंगे वो इक्वल सिमेट्री फॉर्म नहीं करता है। तो इसमें दिया गया है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में एग्जांपल दिए गए, मस्टर्ड दिया गया है, गुलमोहर दिया गया है, कैसिया दिया गया है, धतूरा दिया गया है, चिली दिया गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, पहला ए बी सी ओनली, कि बी सी ओनली, कि डी ई ओनली, कि सी डी ई ओनली। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। बी, गुलमोहर एंड कैसिया, ये जो फ्लावर होते हैं ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ओके, गुलमोहर और गुड़हल में कंफ्यूज मत होइएगा। ये गुलमोहर एंड कैसिया के जो फ्लावर होते हैं उनमें जाइगोमॉर्फिक टाइप का डिवीजन देखने को मिलता है। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली की अगर बात करें कि जो मस्टर्ड होते हैं, धतूरा होते हैं, चिली, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का देखने को मिलता है। कैसा एक्टिनोमॉर्फिक, बाकी सब में ओके। अगर पी हो गया, गुलमोहर हो गया, ये जो होते हैं बीन्स हो गया, कैसिया हो गया, ये गुलमोहर कैसिया, इस सब में कैसा मिलता है, जाइगोमॉर्फिक टाइप का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, किसका रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पार्ट नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कंडक्टिंग पार्ट नहीं होता रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कौन सा, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। क्या ये जो होता है इनहेल्ड एयर को क्लियर करता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लियर करने में हेल्पफुल नहीं होता है। बी, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो इनहेल्ड एयर होता है ह्यूमिडिफाइड कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होता है। सेकंड है, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता टेम्परेचर, क्योंकि वो तो नली में ही रहती है ना। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वही तो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का बारे में बात कर रहा है, कंडक्टिंग का बात कर रहा है। फोर्थ क्या, प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो इसमें जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे एक सरफेस प्रोवाइड किया जाता है किसके डिफ्यूजन के लिए, O2 और एंड CO2 के डिफ्यूजन के लिए। अगर देखा जाए कि फोर ऑप्शन क्यों करेक्ट है, तो ये एक ऐसा पार्ट होता है जहां से स्टार्ट होता है एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रिल होता है हमारा, ये इसी का जो टर्मिनल पार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स, जो कॉन्स्टिट्यूट होकर डिफरेंट पार्ट्स में जैसे एल्वियोली और डक्ट्स हो गए, यहाँ पे रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होता है। और ये एक तरीके का रिस्पिरेटरी सिस्टम, मैं पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। ये जैसे हो गया ये आपका नॉस्ट्रिल, तो इसमें पार्ट डिवाइड होते हैं। ये हो गया कंडक्टिंग जोन, ओके। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट मतलब नॉस्ट्रिल जो साइनसेस हो गया, जो नेसल कैविटी हो गई, नेसोफेरेंजियल जो पार्ट होता है, ओरल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, इसके बाद ट्रैकिया। ये ट्रैकिया तक का जो पार्ट है ये किस में आता है, कंडक्टिंग पार्ट में, ओके। जो कि यहाँ पे क्या होता है, CO2 क्या होता है, O2 का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ओके। लेकिन जो एल्वियोली और सॉरी ब्रोंकाई और एल्वियोली का पार्ट होता है वो रिस्पायरेटरी जोन में आता है, ओके। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एयर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक, एल्वियोली तक, ताकि यहाँ पे आके फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं वो क्लियर हो सके। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं एयर के साथ आते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स ह्यूमिडिफाइड हो, क्लियर हो, एब्जॉर्ब कर सके बॉडी जो होती है एयर को, और ताकि जो बॉडी और एयर का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। एक्सचेंज पार्ट अगर बात करें, एक्सचेंज पार्ट ऑफ साइड जो डिफ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 और O2 यहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है यहाँ पे, ओके।
ब्रेंकियोमी। तो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, दो तरीके की जोन पाई देखने को मिलती है किसमें, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो हमारा दो जोन में डिवाइड होता है। एक तो कंडक्टिंग जो कि एयर को लेकर आता है, केवल CO2 और O2 एक्सचेंज होता है। लेकिन जो रिस्पिरेटरी जोन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर एयर ह्यूमिडिफाइड होता है, क्लियर होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, और बॉडी की जो टेम्परेचर होता है और जो एयर का टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करता है। ये हेल्थ और इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है। ट्राइक्यूलिस मसल्स के थ्रू, स्मूथ मसल्स के लंग और लंग्स, ल्यूमेंस और म्यूकस और म्यूसिलरी जो लेयर होती है वो देखने को मिलती है। ट्रैकिया की बात करें हम, मसल्स जो देखने को, एल्वियोली की स्ट्रक्चर, इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकियाई, इसके दिखाया गया है पिक्चर में। नेक्स्ट आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रीडिंग क्रॉप with high level of vitamins and minerals or high protein is healthier fat is called as। मतलब जो ब्रीडिंग क्रॉप होती है जिसमें हाई विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और हाई प्रोटीन होते हैं, हेल्दियर फैट्स होते हैं, ओके, तो उसको क्या कहते हैं, उस टाइप की जो ब्रीडिंग्स होती है उसे किस क्या कहते हैं, उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं कि बायो रेमिडिएशन बोलते हैं कि बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो इसे कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, ओके। ये न्यूज में बहुत था बायो फोर्टिफिकेशन, ओके। चावल में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड किया जा रहा है उसके बारे में था, ताकि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको अच्छा पोषण मिल सके उसके लिए। तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर बायोमैग्निफिकेशन की बात करें कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करता है किसका कंसेंट्रेशन, टॉक्सिकेंट का। जो टॉक्सिकेंट का जो कंसेंट्रेशन होता है इंक्रीज करता है किस लेवल पे, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, तो उसे क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। जो सक्सेसिव लेवल पे जो होता है टॉक्सिकेंट का जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज कर दे उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर बायो रेमिडिएशन की बात करें कि बायो रेमिडिएशन क्या होता है, एक तरीके का फिनोमिना है, एक यूज होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि हैंडल करता है किसको, पॉल्यूशन को हैंडल करता है, किसको, पॉल्यूशन को। बायो एक्यूमुलेशन की बात करें कि एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, केमिकल इनटेक, जो ऑर्गेनिज्म केमिकल को इनटेक करते हैं वो उसमें क्या होता है, एक्सीड कर देते हैं उनके रेट ऑफ एक्सक्रीशन को, ओके। रेट ऑफ एक्सक्रीशन के उनके क्या होता है, एक्सीड करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ओके। तो ये आपका सारे मैंने बता दिया, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रेमेडिएशन, बायो फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन का तो जो है वो दिया ही गया है। मैग्निफिकेशन में इंक्रीज किया जाता है टॉक्सिकेंट सक्सेसिव लेवल पे। रेमिडिएशन एक तरीके का बायो पॉल्यूटेंट होता है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। बायो केमिलेशन में क्या होता है, जो जो ऑर्गेनिक डिग्रेडेड एनिमल्स होते हैं, डिग्रेडर होते हैं, उनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन रेट होता है इंक्रीज हो जाता है, जो केमिकल इनटेक करते हैं ऐसे एनिमल। अगर 28 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सिक्रीशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द माउथ, जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है माउथ की उसको कंट्रोल करता है, हाँ तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये जो होता है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं, तो ये भी कहीं कहीं तक सही हो जाता है। ल्यूब्रिकेंट ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो हाँ ये भी सही है। डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड को डाइजेस्ट नहीं करता है, ये स्टार्च का जो होता है माउथ में डाइजेशन होता है, लेकिन क्या होता है डाइसेकेराइड का माउथ में जो होता है वो डाइजेशन नहीं होता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो ये 3 टाइप की होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड, और ये 3 तरीके के एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं जो होता है एमाइलेज, लाइसोजाइम एंड लिंगुअल लाइपेज, ओके। कौन कौन से, एमाइलेज, लाइसोजाइम और लिंगुअल लाइपेज, और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ओरल हेल्थ में, ओके। ये क्लियर करते हैं ताकि जो हमारा माउथ है वो क्लियर है,
ओरल ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी इसमें देखने को मिलती है, ओरल माइक्रो ब्लूम की तरह काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंजाइम को, जो कि कौन कौन से हैं, एमाइलेज, एमाइलेज और कौन से लाइसोजाइम एंड लिंगुअल लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 29 के देख लेते हैं। टेगमिना इन कॉकरोच, ये जो टेगमिना होता है कॉकरोच में, एराइजेस फ्रॉम, ये जो पहला इनका पंख होता है इसे टेगमिना बोलते हैं। ओके, जो कॉकरोच होते हैं इनमें जो पहला जो ये इनका पर होते हैं, पंख होते हैं, इन्हीं को टेगमिना बोलते हैं। टेगमिना जो होता है कहाँ से एराइजेज होते हैं ये पूछा गया है कि टेगमिना कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो पिक्चर में ही देखने को मिलता देखने में पता चल रहा होगा कि ये कहाँ से बनते हैं। प्रोथोरे जो मेटाथोरेसिक और प्रोथोरेसिक मीजोथोरेसिक पार्ट होता है वहीं से बनते हैं। जो टेगमिना होता है वो किस लिए हेल्प करता है, फ्लाइंग में हेल्प करता है, ये फोल्ड विंग्स की तरह काम करता है, किसमें, कॉकरोच में, और एराइजेज होते हैं कहाँ पे, मीजोथोरिक्स में, ये मीजोथोरिक्स पार्ट होता है। ओके, थोरिक्स का मिडिल पार्ट मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स के बीच का पार्ट होता है, उसी में एराइजेज होते हैं। और इस ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, मीजोथोरिक्स। ओके, मीजोथोरिक्स से अराइजेज होते हैं। तो पहला और दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो होते हैं इनमें विंग्स एराइजेज नहीं होते हैं। ओके, और जो प्रोथोरिक्स होता है एंड हाइंड थोरिक्स एराइजेज कहाँ से एराइजेज होता है, मेटाथोरिक्स से। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन था। Which of the following statement with respect to the endoplasmic reticulum is incorrect? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इनकरेक्ट है। तो पहला क्या बोल रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच्ड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ इंडोप्लाज्म होता है, रेटिकुलम होता है, क्या रखता है, राइबोसोम होते हैं जो कि अटैच होते हैं कहाँ से, कहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, जो स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें क्या राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलता है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं केवल उनमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। डी, स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, जो स्मूथ जो होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किस साइड पे वर्क करते हैं, लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें जो इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके का ना तो रफ ना तो स्मूथ किसी भी तरीके का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, उसमें टोटली एब्सेंट होता है। कि अगर ये देखा जाए बैक्टीरियल सेल मैंने दिखाया है, बैक्टीरियल सेल में कहीं पर भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट द सेल। ओके, कैप्सूल देखने को मिलता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला पाया जाता है। ओके, पीलस देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म देखने, न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है, ना कि न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियोइड्स होते हैं जिसमें डीएनए देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग मिलेंगे 31 क्वेश्चन से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।